नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और बिग न्यूज बिग एनालिसिस में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर, और वो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार पिछले कुछ महीनों से जो घमासान है वो देखने को मिल रहा था। आज इसको लेकर एक बार फिर से बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग हुई और कल इस बिल को अब पेश कर दिया जाएगा। 12 बजे 8 घंटे का जो समय है वो सरकार ने निर्धारित किया है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार पिछले कुछ महीनों से जो घमासान है वो चल रहा था। पिछले साल इस बिल को लाया गया था, लेकिन थोड़ी देर चर्चा के बाद ही विपक्ष ने इसका विरोध किया और उसके बाद ही इसे जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया था। 6 महीने का समय लेकर जेपीसी ने पूरे देश भर में कह सकते हैं कि यात्रा की, लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों ने अपने सुझाव दिए और उसके बाद जेपीसी ने जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंपी और 14 नए प्रस्तावों के साथ, संशोधित प्रस्तावों के साथ इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार का यह प्रयास है कि इन 14 नए संशोधनों के साथ संशोधित जो बिल है उसको कल पेश किया जाए और साथ ही साथ उसे पास भी करा लिया जाए। आपको बताते चले कि शुरुआत से ही विपक्ष जो है वो इसको लेकर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और वहीं कुछ मुस्लिम संगठन हैं जो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। अब कल जब तारीख कहा जा सकता है कि निर्धारित हो गई है, 12 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा कल इसको पेश होने को लेकर। पहले आप वो सुन लीजिए। से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। तो आपको बताते चले कि बजट सत्र का आखिरी दिन है 4 अप्रैल और सरकार की पूरी कोशिश है कि इस बार के बजट सत्र में इस बिल को ना सिर्फ पेश किया जाए बल्कि इसे पास भी करा लिया जाए। पिछले कुछ दिनों से इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष का साथ भी मिल रहा है, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो लगातार जारी है। अब आपको पहले बता दें कि पुराने कानून और नए कानून, अगर एक बार ये बिल पास हो जाता है तो क्या कुछ जो बदलाव होंगे, एक बार वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पुराने और नए में क्या होगा अंतर। वक्फ कानून की बात करें, वक्फ बोर्ड, पुराना कानून, बोर्ड किसी प्रॉपर्टी का दावा करता है तो सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, लेकिन अब जो नया कानून है, ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इसको लेकर जो अपील है वो की जा सकती है। ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ये जो नया कानून संशोधित करके इस बिल को लाया जा रहा है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती जो अभी की स्थिति है। लेकिन नई स्थिति, नया कानून आने के बाद अब वक्फ के खिलाफ हाई कोर्ट अपील हो सकती है, यानी हाईकोर्ट में आप इसके खिलाफ जाकर अपील भी कर सकते हैं। और यही एक बड़ी वजह है इस कानून को बेहतर बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को जो संशोधन है वो किए जा रहे हैं। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति वो हो जाती है। ये अभी की स्थिति के बारे में आपको बता रहे हैं। जब तक किसी ने जमीन दान नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। सीधे तौर पर अगर ये नया कानून आ जाता है तो ये नए नियम लागू होंगे। सरकार का कहना है कि मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए, उनके हक के लिए ये नया कानून लाया जा रहा है। संशोधन के साथ वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी जो अब तक का वक्फ बोर्ड है, लेकिन अब इसके संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के लोगों को भी एंट्री मिलेगी। बेहद महत्वपूर्ण बात। और इसको लेकर भी जो विरोध है वो लगातार हो रहा है कि महिलाओं को इसमें क्यों शामिल किया जा रहा है। इसे भी एक बड़ा जो मुद्दा है वो बनाया जा रहा है। बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज इसी को लेकर बात करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत क्यों हो रही है। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का रखा जाना तय हो गया है। दूसरी ओर वक्फ बिल के पेश होने की सुगबुगाहट से मुसलमानों के रहनुमा और मौलानाओं के साथ विपक्षी पार्टियां इसे अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करने में लगी हैं।
वक्फ को लेकर हलचल इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो कल यानी 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो सकता है। ऐसे में मजहबी ठेकेदारों को अपने दुकान की चिंता है तो विपक्ष को अपने वोट बैंक की। जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था, अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। और पूरी सियासत, क्या कभी एक महीने जो रोजेदार उपवास रखते हों, रोजा रखते हों, उस रोजे के बाद अगर लोग प्रेयर कर रहे हैं अपने गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उनको कहा जा रहा है कि काली पट्टी बांध करके जाइए। पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है। और ये रिकॉर्ड करेंगे, हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं, इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। बिल पेश होने से पहले ही मौलानाओं से लेकर विपक्षी पार्टियां तक इसमें अपना स्वार्थ देख रही हैं। भ्रम वाले अलग अलग नैरेटिव फैलाकर सभी तुष्टीकरण वाली राजनीति में लगे हुए हैं। जहां एक और AIM-PLB अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी बिल के खिलाफ खुलकर चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और उदित राज सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। वक्फ को नुकसान पहुंचने का मतलब ये है कि इन सब चीजों को नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया गया है, यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह और बर्बाद करने के लिए वक्फ बिल है। इसका साफ नजरिया है कि इनकी जो जमीनें हैं वो लेकर के अडानी को देने का इरादा है। वजह क्या है कि मुगलों के समय से संपत्ति वक्फ की जा रही है, प्रॉपर्टी वक्फ की जा रही, दान की जा रही। तमाम सारे ऐसे वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। अब इस बवाल के पीछे का जो सवाल है उसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल वक्फ संपत्तियों पर मुस्लिम संगठनों के साथ ही कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं का अवैध कब्जा है, जो वक्फ संशोधन बिल के आने के बाद हट सकते हैं। इस तरह के मुस्लिम संगठनों का साथ देने के पीछे विपक्षी पार्टियों की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति भी है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों और विपक्षी पार्टियों की वक्फ बिल को लेकर हो रही बेचैनी को समझना आसान है। वक्फ बिल की अगर बात करें तो इसे लेकर मुस्लिम समाज भी दो फाड़ हो चुका है। जहां एक ओर अपर कास्ट मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पसमानदा समाज खुले दिल से इस बिल का समर्थन कर रहा है। साथ ही इसे पसमानदा समाज की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाला सरकार का कदम भी बता रहा है। इतना ही नहीं, पसमानदा समाज के लोगों से एडवाइजरी जारी करके वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हो रहे किसी भी प्रदर्शन में शामिल न होने की बात भी कही जा रही है। हमारे कुछ सवाल है जो धरना कर रहे हैं, उन लोगों से हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी से हैं, इमरान मसूद जी से हैं, मौलाना असद मदनी साहब से हैं। इन लोगों से हमारे कुछ सवाल है। हमारा पहला सवाल ये है कि आज तक, आजाद भारत से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है और वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड संपत्ति में भारत का तीसरा नंबर है, जिसमें आर्मी से भी ज्यादा संपत्ति है, रेलवे से भी ज्यादा संपत्ति है। और इतनी संपत्ति होने के बाद इन्होंने मुस्लिम दबे कुचले वर्ग के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए कितने काम किए। जैसे कि पहला सवाल मेरा ओवैसी साहब से है। ओवैसी साहब पसमानदा मुसलमानों को जोकर कहते हैं, जिन लोगों के बच्चों को भड़काकर जो है उनको लड़वाने का काम करते हैं। आज वे पार्लियामेंट में रहते हैं और दीन इस्लाम की बात करते हैं और वो उस वर्ग का मजाक उड़ा रहे हैं जो 85% है। और पसमानदा मुसलमान ही भारत की आजादी में योगदान रहा।
अब जब वक्त संशोधन बिल के कल पेश होने की बात तय हो गई है तो देखने वाली बात है कि इस बिल को लेकर क्या फैसला सामने आता है। तो एक तरफ जहां सरकार इस बिल को मुस्लिम समाज के हित की बात कर रही है इसलिए लेकर आ रही, वहीं दूसरी ओर जो विपक्षी दल के तमाम जो पार्टियां हैं विपक्षी गठबंधन की वो इसे मुस्लिमों का हक छीनने वाली बता रहे। बिग न्यूज बिग एनालिसिस में इसी को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ मोहसिन रजा जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी हैं, आप पसमानदा कार्यकर्ता है, पसमानदा समाज के लिए काफी काम किया है इन्होंने। और अखंड प्रताप शाही हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। नमस्कार सर, आप सभी का स्वागत है बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। सबसे पहले मोहसिन रजा जी आपसे, क्योंकि आप खुद उत्तर प्रदेश में वक्फ मंत्री रह चुके हैं, इसके जो तमाम नफा और नुकसान है वो आप बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या आपको लगता है वाकई ये जो कानून आ रहा है इससे फायदा होने वाला है, बेहतरी के लिए इसे लाया जा रहा है? सर आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है। आपने जो बात कही जी सर, कल आने वाला जो वक्फ अमेंडमेंट है 2024, कल 2 अप्रैल को हम ऐसे मानकर चलते हैं कल मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस के नाम से जाना जाएगा। दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का कल्याण दिवस है, क्योंकि उनके साथ कभी उनका वेलफेयर नहीं किया गया। उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा है इन लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस रही हो, समाजवादी पार्टी या अन्य राज्यों के क्षेत्रीय दल जो हैं, उन्होंने इनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा है। इनका कल्याण का वेलफेयर कभी नहीं किया। वेलफेयर अगर किसी का वक्फ से हुआ है तो यही चंद लोग जो आपको जंतर मंतर पे दिखते हैं, कभी बिहार में दिखते हैं, कभी कुछ चंद लोग मस्जिदों में काली पट्टी बांधते दिखते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अकूत संपत्तियां अर्जित करी हुई हैं वक्फ की और गरीबों का हक छीन लिया है। तो आदरणीय मोदी सरकार उनको उनका हक दिलाने के लिए, जैसे हमारे समाज की बहनों के पैरों में ट्रिपल तलाक की बेड़ियां पड़ी थी, उन बेड़ियों से आजादी किसने दी? आदरणीय मोदी सरकार ने दी। उसका भी विरोध यही लोग कर रहे थे, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं और इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। इनके पास में जो अकूत संपत्तियां आई हैं तो ये कहां से आ गई? वक्फ की संपत्तियां जो वेलफेयर करना था ये दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का, इन्होंने तो अपना वेलफेयर कर लिया। चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुस्लिम नेता हो और या वो कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो आपको दिखते हैं बाइट देते हुए अक्सर आपके चैनल्स पे या और चैनल्स पे आपको दिखते हैं, ये सब बातें करते हैं। तो इन्होंने लूटने का काम किया है मुसलमानों को। और अब ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सब छीन लेगी। हाँ, जरूर छीन लेगी, आपसे छीन लेगी और जिनका है उनको पहुंचा देगी। क्योंकि हमारा काम है, सरकार का जिम्मेदारी दायित्व होता है कि अगर किसी का हक किसी ने छीन लिया है तो इंसाफ के साथ उसका वापस उसको दिया जाए। तो इनको ये छोड़ना पड़ेंगी संपत्तियां। ये लड़ाई इस बात की है कि जो बड़े बड़े मॉल बनाकर वक्फ की संपत्तियों पर, मस्जिदों के नीचे बड़ी बड़ी दुकानें बनाकर मेन मार्केट में 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए की वहां पे धन उगाही हो रही है उन दुकानों के जरिए। तो ये पैसा किसने? वक्फ बोर्डों को जो असीम शक्तियां प्रदान की थी कांग्रेस ने, वो इसीलिए करी थी कि ताकि वो अपने लोगों को आच्छादित कर सके, उनको उसका लाभ पहुंचा सके। चाहे गरीब मुसलमान बर्बाद हो जाए, चाहे लुट जाए, उसे कुछ ना मिले। तो मोदी जी को धन्यवाद करते हैं हम देशवासियों की तरफ से और खास करके मुस्लिम समाज की तरफ से कि दबे कुचले पिछले मुसलमानों को पात्रता के आधार पर लाखों की तादाद में मकान मिले। अब ये जो बिल आ रहा है इससे कल्याण हमारे मुस्लिम समाज का ही होना है जी। अब उनका तो अहित होगा ही होगा जिन्होंने इनको लूटने का काम किया है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, लुटेरों को पकड़ के जेल में डालो या इनसे सब छीनो और छीन कर वापस दो गरीबों को, क्योंकि ये हमारे गरीब दबे कुचले मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्फ किए गए थे, ये किसी के अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं। क्योंकि ये आंदोलन जो आपको दिख रहे हैं या मस्जिदों में दिख रहे हैं, ये सब अपने निजी स्वार्थ के लिए किए जा रहे हैं। ये अपने हित के लिए है, ये वक्फ के हित के लिए नहीं है। क्योंकि ये अब ये रो रहे हैं हर जगह काली पट्टी बांध के कि साहब इस बिल को रोकिए, अगर ये बिल नहीं रुकेगा तो हमको सब देना पड़ेगा। आप पता करा लीजिए, अपने रिपोर्टर्स को भेजिए कि सबसे ज्यादा अगर संपत्तियां किसी के पास में है, खानका, दरगाहें, ईदगाहें, ये मुस्लिम धर्मगुरुओं के कब्जे में है। अरे अब तो बड़ी हैरत की बात यह है कि मुस्लिम धर्मगुरु एक एक कब्र, मरने वाला भी गरीब आदमी अगर मर गया है तो वो उस कब्रिस्तान में दफन नहीं हो सकता, क्योंकि 5-6 लाख रुपए एक कब्र का रेट खोल दिया उन्होंने। उसके पैसे भी जेब में, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है दिखती। ये
अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। ये देश की जनता की मांग थी, इसलिए इस बिल को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिल मुस्लिम कल्याण का, मुस्लिम वक्फ के कल्याण का बिल है। क्योंकि आज तक एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, हमारे साथ में अखंड प्रताप जी है, पूछिएगा, बताएंगे, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये बताएंगे, एक भी मुस्लिम का वेलफेयर अगर हुआ हो, मुझे वो अपने चैनल पे लाके खड़ा कर दे, कोई भी हमारे मुस्लिम बोर्ड के लोग, कि हाँ ये साहब इनको मैंने पढ़ाया है, डॉक्टर जो है ये मुस्लिम वक्फ के वेलफेयर से डॉक्टर बने, या किसी बहन की शादी हुई हो उसको ले आए, या किसी के बच्चे पढ़ रहे हो कि वक्फ से इसको पैसा दिया जा रहा है। कुछ नहीं, सिर्फ कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने वक्फ की लूट करी थी, वही घबरा रहे हैं, वही परेशान है। और अगर वो बोल रहे हैं तो पता करा लीजिएगा, उसके पीछे जरूर वो लोग होंगे या उनके लोग होंगे वक्फ की संपत्तियों पर बैठे, जिन्हें ये डर सता रहा है कि अब ये संपत्ति, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, हर जगह ज्यादातर हमारी सरकारें हैं हर राज्य में, तो ये संपत्ति तो आपको वापस करनी होगी। और हम गरीबों का कल्याण, खास करके दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का कल्याण से हम करेंगे, और आपको ये संपत्ति छोड़ना पड़ेगी। बहुत दिन आपने इससे मौज करी है, लेकिन उसका हिसाब भी आपको देना होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी, इसका इतना कमाया हुआ पैसा इतने सालों का आपने कहाँ रखा। क्योंकि जब से वक्फ बोर्ड और 95 का जो अमेंडमेंट, और 30 साल होने जा रहे हैं जी, 30 साल पहले कांग्रेस ने जो वक्फ बोर्ड को पावर दी थी, उस पावर का मिसयूज तो इन्हीं लोगों की सरकारों में हुआ है। तो उन लोगों की जांच भी होगी ना, तो परेशानी इसकी है, क्योंकि उन संपत्तियों का कोई लेखा जोखा और कोई उसके पैसे का लेखा जोखा ये दे नहीं पाएंगे, इसलिए इनके ऊपर तलवार लटक रही है जेल जाने की। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और शायद यही वजह है सर कि अखंड जी हमारे साथ है। अखंड जी, जी सर बोले सर। पहले तो आम मुसलमान से कोई मतलब नहीं, आम मुसलमान तो बड़ा खुश है, क्योंकि अगर आप आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है, अपराधी जेल भेजे जा रहे हैं, काउंटर मारे जा रहे हैं, तो इसमें हिंदू मुसलमान सभी हैं। लेकिन अगर मुसलमान अपराधी मारे गए और जेल डाले जा रहे हैं, तो ये जो चंद नेता हैं ये बयान देते हैं कि साहब मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। आम मुसलमान से पूछिए, वो कहता है नहीं बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित तो वही है इन लोगों से, और वक्फ के लुटेरों से भी सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो दबा कुचला पिछड़ा मुसलमान, ताकतवर यही हो गए। और इन्हीं लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं कांग्रेस में, सपा में, बसपा में, जैसे आम आदमी पार्टी है या असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये सब है, यही कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने पिछड़ा मुसलमानों की बात की। हमारे साथ डॉक्टर फैयाज अहमद हैं। फैजी जी पसमानदा मुस्लिम्स के लिए काफी काम करते हैं। फैजी जी देखिए, जिस तरह से सर बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लगाम है वो लगने वाली है, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि इस तरह का जो भ्रम है, जो एक नैरेटिव है वो सेट किया जा रहा है इस तरह के मुस्लिम संगठनों के द्वारा, और उन्हें जो है सियासतदानों का पूरा जो सपोर्ट है वो भी मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में वही तर्क आजमाए जा रहे हैं जो एक जमाने में पाकिस्तान तहरीक के लिए आजमाया जाता था कि अगर देश का बंटवारा नहीं हुआ, पाकिस्तान नहीं बना, तो मुसलमान अपने मुर्दे दफन नहीं कर पाएंगे, मुसलमानों की मस्जिदें छीन जाएंगी, मदरसे छीन जाएंगे, खानकाहें छीन जाएंगे। वो डर दिखा कि इन लोगों ने पाकिस्तान बना लिया। अब ये अपना छोटा वाला पाकिस्तान यानी वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए सारे वही आर्गूमेंट ला रहे हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या है क्या नहीं, उस पर बहस नहीं कर रहे, बस एक लाइन कह रहे हैं कि संविधान के विरोध में है, और दूसरे सारे वही आर्गुमेंट अशराफ वर्ग ला रहा है। अभी देखिए, अशराफ वर्ग क्या है, सरकार की ताकत से वक्फ प्रॉपर्टियों का वक्फ बोर्ड के माध्यम से लूट खसोट कर रहा था, और उसका फायदा उसके जो असली हितधारक है, यानी बेवाएं हैं, विधवाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, उन तक नहीं मिल पा रहा था। तो पहली बार सरकार ने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें इस बिल के अंदर, एक तो इसमें सच्चर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, सरकार वो करने जा रही है। अब देखिए विडंबना, देखिए सच्चर कमेटी का रिपोर्ट सर पे लेके ये अशराफ और घूमता रहता है कि मुसलमान दलितों से बदतर, ये भी झूठ है, सच्चर कमेटी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। दूसरा, ये तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियां सच्चर कमेटी को लेकर घूमती रहती है। जब सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन को मानते हुए सरकार अमेंड कर रही है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। दूसरा, पहली बार मुसलमानों से संबंधित या अल्पसंख्यक से संबंधित किसी कानून में पहली बार मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को रखते हुए जो पिछड़े समाज के लोग हैं मुस्लिम समाज के अंदर, उनकी भागीदारी, ओबीसी मुसलमानों की भागीदारी देने की बात की रही है। ये सबसे बड़ा विरोध की वजह यही है। अब ये अशराफ वर्ग नहीं चाहता है कि उनके बगल में कोई धोबी
कोई मिरासी, कोई गोरकन मुसलमान बैठ सके। मुसलमान तो हम भी हैं, खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो विरोध कर रही है उसको तो ना इस्लामिक आधार, नैतिक आधार नहीं, ना संवैधानिक अधिकार। उसको मैं 30 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो विरोध कर रही है उसके पास ना तो इस्लामिक अधिकार है सारे मुसलमानों की तरफ से बात करने का, ना संवैधानिक अधिकार है और ना ही नैतिक अधिकार। उसकी सबसे वजह है कि उसमें, उस संगठन में, जो किसी भी संगठन होता है उसका जो मुखिया होता है उसको जो वर्ण करने का जो कुरान में और जो हदीस में जो गाइडलाइन उसको नहीं फॉलो करते हैं। दूसरा जो है उसमें संविधान की अगर बात करें तो सोशल जस्टिस नहीं है, उसमें सिर्फ अपर क्लास जो शासक वर्गीय मुसलमान है वही लोग हैं। महिलाओं को भी उसमें नहीं रखते। महिलाएं भी अगर एक दो रखा है उन्होंने बरकत के लिए तो अपने घर की महिलाओं को रखा है, तो उनको इस्लामिक अधिकार भी नहीं है और संवैधानिक अधिकार भी नहीं, नैतिक अधिकार भी नहीं है सारे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करने, क्योंकि उसमें 90% जो भारतीय मूल के मुसलमानों का कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं। आखिरी बात, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, उसी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा था जिस तरह से देश के बंटवारे के समय भ्रम फैलाया जाता है कि मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, मुसलमानों की जमीनें खत्म हो जाएगी, उनकी तहजीब खत्म हो जाएगी। अस्तित्व की लड़ाई है, वाकई अशराफ वर्ग अपने अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। मोहसिन जी आपके पास एक बार फिर से आऊंगी, एक कमेंट अखंड जी से भी ले लूं। अखंड जी, क्या वाकई ये सिर्फ वोट बैंक की सियासत है, ये अगर इस पूरे मामले को हम देखते हैं तो? देखिए, वोट बैंक की सियासत हमेशा से कांग्रेस ने की है और हमेशा उसके बाद जो क्षेत्रीय दल भी जो बने हैं ये भी कांग्रेस की देन है, क्योंकि पहले देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। हम जनसंघ के नाम पर लड़ते थे लोगों के वेलफेयर के लिए और देश हित में, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। इन्होंने अपनी सत्ता जो इनकी चली 60 वर्षों तक, अपोजिशन इन्होंने रखा ही नहीं था और लूटने का काम इन्होंने किया था। मरहम झूठ मूठ का लगा रहे थे मुसलमानों के ऊपर और उनकी सारी संपत्तियां अपने लोगों को दे दी उन्होंने। ये उसी भी आज परेशानी है। जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, मैंने कहा ना आपको, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बहन है छोटी हमारी, शाबानो केस में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया था 1986 में कि भाई इनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो ट्रिपल तलाक के हामी थे यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग। इन्होंने दबाव बनाया, इसके प्रधानमंत्री थे, तो दबाव बना के और वो कानून को पलटवाने का काम इन्होंने किया था। तो ये हमेशा से मुस्लिम विरोधी काम करते चले आ रहे हैं। चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ है और वो ऐसे बात करता है जैसे लगता है कि पूरे देश के मुसलमानों का कोई धार्मिक संगठन है। ये चंद लोगों के द्वारा, चंद जो गासिब हैं, लुटेरे हैं, चंद ऐसे मुसलमानों के द्वारा बनाई गई एक संस्था जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिनके लोग हवाई जहाज और 5 स्टार से नीचे बात नहीं करते, वो दबे कुचले मुसलमानों का कभी हित नहीं देखते। और ये जो लोग किराए के लेकर वो आ रहे हैं काली पट्टी बंधवा कर, ये उन्हीं के लोग हैं जो 500,000 रुपए लेकर। यहाँ पर आपसे एक बात और समझना चाहूंगी, जब इस पूरे मामले को हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो सियासतदान है वो इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं। क्या ये मामला मलाई और खटाई जैसा है? पहले वो मलाई खा रहे थे, लेकिन अब जब संशोधित जो बिल है वो सामने आ जाएगा तो जो मलाई है वो जनता खाएगी ना, और जो सियासतदान है उनके हिस्से तो सिर्फ खटाई आएगी। क्या ये पूरा मामला ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल भी सही आपने कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनहित के लिए और राष्ट्रहित के लिए काम करती। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टियां बनाकर बैठे हैं। अभी बात कर रहे थे हमारे साथी, उन्होंने कहा कि ये सब परिवार में ही लोगों को बनाना पसंद करते हैं। तो अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखिए, उनके तमाम जो पुराने मेंबर भी रहे हैं उनके पास भी वक्फ की संपत्तियां हैं। जो पुराने चेयरमैन रहे हैं उनके परिवार के लोगों को उन्होंने प्रबंधन कमेटियों में यहाँ वहां एक जहां पे एक मौलाना कम से कम 30 35 संपत्तियों का प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष है या उसका प्रबंधन कमेटी का मैनेजर है। तो ये इन्होंने कब्जा करने के लिए ये वेलफेयर नहीं कर रहे हैं, ये शोषण आज भी कर रहे हैं मुसलमानों का और डरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी आपकी विरोधी है, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। तो अखिलेश यादव जी तो 4 बार उनके पिताजी से लेकर वो मुख्यमंत्री रहे ना उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी कौन सा कल्याण कर दिया? वही चंद दबे कुचले अपराधी जिनको आज ध्वस्त करने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया। अपराधियों को महिमा मंडन करने वाली समाजवादी पार्टी और हमारे समाज को अपराध की तरफ झोंकने वाले कांग्रेस ने हमारे लोगों का शोषण किया। हमारे लोगों के साथ में इतना अन्याय कांग्रेस ने किया कि आप सोच नहीं सकती। क्योंकि आज जो हमारी स्थिति है ये 10 साल में हमने क्या भाजपा ने कर दी है क्या? ये जो रो रहे हैं गली गली खड़े होकर, तो 10 साल में मुसलमान आज जो बर्बाद दिखाई दे रहा है, अब चूंकि सोशल मीडिया है, मीडिया है और हमारी सरकार है, निष्पक्षता से सब चीजें सामने दिखा रहे हैं ना। आज कल्याण की बात आज आदरणीय मोदी सरकार क्यों कर रही है? ट्रिपल तलाक हम लेकर आए तब ये विरोध कर रहे थे सड़क पे, बहनें हमारी खुश है।
आज ऐसे ही गरीब मुसलमान दबा कुचला, उसे एक उम्मीद है कि ये हमारे वेलफेयर के लिए लाया जा रहा है, हमारे कल्याण के लिए लाया जा रहा है, और ये रो इसलिए रहे हैं कि इन्हें इसका जवाब भी देना होगा और इन्हें उन प्रॉपर्टियों को छोड़ना होगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारे तमाम हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टियां गलत कानून के तहत दर्ज हो गई हैं और उनके परिवार जनरेशन वाइज बर्बाद हो गए, उनको न्याय देने का काम करेंगे हम, क्योंकि उनको भी न्याय मिलना चाहिए। किसी की गलत 1,30,000 संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इनके पास लेखा जोखा 2-3 हजार से ज्यादा का नहीं मिलेगा आपको। 1,30,000 रजिस्टर्ड वक्त की संपत्तियां कहां से आई आपके पास? खुद भी एक रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं, लेखा जोखा नहीं दे पा रहे हैं, बस सब नंबर्स दे रहे हैं कि हमारे पास। जब अभी हमारे लोग आए दिल्ली से, उन्होंने आके इनसे मांगा कि भाई हमें एक रिकॉर्ड दीजिए, तो इनके पास अभिलेख नहीं है, खाली एक नंबर्स लिख लिए कि 1,30,000 है। तो ये सब लूट मचाई है इन्हीं लोगों ने, तो जांच भी होगी ना। जी अखंड जी हमारे साथ। अखंड जी जल्दी से आपका एक कमेंट ले लूं पहले मैं कि क्या ये पूरा मामला जो है सिर्फ सियासत का ही नजर आता है, क्योंकि सरकार तो बार बार कह रही है कि मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए इसको लाया जा रहा है। दीप्ति, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जैसा मोहसिन साहब कह रहे हैं और जैसा फैयाज साहब कह रहे हैं, दोनों लोगों की बात इस बात की तरफ इशारा तो कर ही रही है कि हाँ, ये पूरा मामला सियासी था। 70 सालों में अगर 10 साल ये हटा दिया जाए, 75 सालों में ये 10 साल अगर हटा दिया जाए मोदी सरकार का, और कुछ साल अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी छोटे गवर्नमेंट्स का भी अगर हटा दिया जाए, तो भी मान के चलें कि 50 से 60 साल ऐसे रहे हैं जो पूरी तरीके से कांग्रेस नीत रहा है। कांग्रेस उसमें या तो शामिल रही है या कांग्रेस की सीधे सीधे सरकार रही है। ऐसी स्थितियों में अगर केंद्र सरकार में 1954 में यह कानून बना था, 1954 से लेके अब तक अगर संशोधन की बात आती है, तो क्या इसके पहले संशोधन नहीं हुआ? 2013 में भी तो संशोधन हुआ था। संशोधन हुआ, लेकिन ऐसी बातें तब भी बरकरार क्यों रह गई कि कुछ खास लोग हैं जो वहां पे काबिज रहे, कुछ खास लोग हैं जिनका एक प्रभाव है, कुछ खास लोग हैं जिनके खानदान को उपकृत करना था, कुछ खास लोग हैं जिनको बचाए रखने के लिए तमाम सारे उनको छूट दी गई। ये सारी चीजें महिलाओं के लिए क्यों नहीं हुई? महिलाओं के लिए होनी चाहिए थी, जिसका जो वाजिब सवाल है। मोहसिन साहब भी वही कह रहे हैं, फैयाज साहब भी उसी बात को उठा रहे हैं। पसमानदा मुसलमान, ऐसे मुसलमान जो कि हाशिए पे हैं, ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज में सारे के सारे लोग एक ही तरीके से गिने जा रहे हैं, उसमें भी तो उन्होंने विभेद कर रखा है। जो विभेद किया है, जो हाशिए पे भेजे गए हैं, उन लोगों के हक की बात कौन करेगा? और जब आपने बनाया ये वक्फ कानून बनाया था, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो वंचित हैं, वो लोग जो हाशिए पे भेजे गए हैं। तो उन्हें उनका हक दिलाना तो दूर की बात है, 50,000 से ऐसे मामले हैं जो ट्रिब्यूनल में पड़े हुए हैं, जिनका, और इनमें ज्यादातर आप समझिए मोर देन 80% वो लोग हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं। वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि भाई मेरी जमीन गलत लिखा ली आपने, वक्त में आप दिखा रहे हैं 1 लाख कुछ हजार की गणना आप खुद ही बता रहे हैं मोहसिन साहब, जो उत्तर प्रदेश की बात केवल बता रहे हैं, अभी बाकी के शहरों की बात छोड़ दीजिए। इस तरीके की चीजें अगर हो रही हैं और आप लिख लेते हैं, आप नंबर्स लिख लेते हैं, गाटा संख्या आपने लिख लिया कि हाँ ये वक्फ की जमीन हो गई, और वक्फ के लिए आप जब सबूत मांगा जाएगा आप सबूत नहीं देंगे, क्योंकि आप तो भाई सबसे ऊपर है ना, आप कानून से ऊपर हैं, आप लॉ से ऊपर हैं, आप कोर्ट से ऊपर हैं, यहां तक कि आपके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो सकती, फैसला भी आप ही करेंगे, जवाब भी आप ही देंगे, सुनवाई भी आप ही करेंगे। इस तरह से कैसे हो सकता है? ये देश चल रहा है या कुछ और आपको बताते चले कि जब से इस बिल की बात हुई है तब से ही विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है, तमाम जो बयान है वो आ रहे हैं, क्या कुछ विपक्ष के नेता इसको लेकर कह रहे हैं, पहले आपको जल्दी से वो सुनवा देते हैं। आशा करेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय सब चीज का संज्ञान रखेगी। पूरा देश आज देख रहा है कि किस प्रकार से लोकसभा में धीरे धीरे आज लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। आप और ज्यादा अल्पसंख्यकों को पीछे की तरफ को धकेलेंगे, उनमें एकाकीपन आएगा और उससे कट्टरता और दूसरे सवाल बढ़ेंगे। तो ये आपने सब स्टेक होल्डर से बातचीत करनी चाहिए थी, अब उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। और कुछ नहीं है, इनकी हठधर्मिता है, और इस हठधर्मिता का नतीजा इस देश के सौहार्द को भुगतना पड़ेगा, और जब सौहार्द नहीं रहेगा तो विकास भी कुप्रभावित होगा। इसमें सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया, और जबरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया।
विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहाँ भी करा लेंगे, इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। तो मोहसिन रजा जी, देखिए विपक्ष वही नैरेटिव शुरुआत से सेट कर रहा है कि समय नहीं दिया गया और जबरदस्ती का कानून लाया जा रहा है। मोहसिन रजा जी, अगर ये कानून बन जाता है वक्फ बोर्ड का, तो क्या ट्रिपल तलाक की तरह ही मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा? मैंने कहा कि कल एक ऐतिहासिक दिन है मुस्लिम समाज के लिए, और इसको सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी सरकार ने एक और फैसला मुस्लिम कल्याण के लिए, ये मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के हक उनको मिलेंगे, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्यायपूर्ण उनकी जमीनें वापस मिलेंगी। लेकिन हमारे समाज को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। ये जितने लोग बोल रहे थे ना, ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, मैं सब देख रहा था। अभी कांग्रेस के भी लोग थे और समाजवादी पार्टी के भी लोग बोल रहे थे, तो इन्होंने उनको वोट बैंक बना के रखा है। इन्हें वोट चाहिए है हिंदू मुसलमान करके। हमने, कांग्रेस ने और भाजपा ने कभी मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझा है, हमने उनको देशवासी समझा है, और उनके हक उनको दिलाने की जो हमारा संकल्प है कि आज अगर धारा 370 हटी तो ये कहते थे आग लग जाएगी, और वो कह रहे हैं, अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के नेता कह रहे थे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। अरे भाई, सांप्रदायिक सौहार्द तो आपने इतना खराब किया कि 3000 दंगे हुए सांप्रदायिक कांग्रेस के राज में, जब कांग्रेस देश में थी। उत्तर प्रदेश में हजारों दंगे हुए, समाजवादी पार्टी का 4 बार मुखिया रहा। तो ये दंगे कराने वाले लोग, इन्हें किसी का कल्याण नहीं अच्छा लगता है। कल्याण करना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जानती है। किसी के साथ अन्याय ना हो, पारदर्शी तरीके से उनको न्याय मिले, ये इसलिए लाया जा रहा है। ये पहली बार तो लाया नहीं जा रहा, जैसा अखंड जी ने कहा। इससे पहले भी अमेंडमेंट आए हैं। तो ये अमेंडमेंट में क्या परेशानी है? इस अमेंडमेंट में परेशानी ये है कि बहुत से चेहरे बेनकाब होने जा रहे हैं जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टियां छीनी थी, और इन्हीं के समाज, हमारे ही समाज के लोग निकलेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि अखंड जी निकलेंगे या हमारी बहन निकलेगी, नहीं, हमारे लोग निकलेंगे। मुस्लिम समाज के धर्मगुरु और मुस्लिम समाज के नेता सामने आएंगे, तब सरकार कहेगी कि देखिए किसने आपकी चोरी की थी, और इल्जाम मेरे ऊपर है। हम तो न्यायपूर्ण सरकार चला रहे हैं। अगर अपराध मुक्त हो रहा है तो 25 करोड़ लोगों के लिए उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है ना। कोई भी समाज कह सकता है कि खाली अकेले एक समाज अपराध मुक्त हुआ है। अगर विकास हुआ है तो सबका हुआ है। अगर किसी को पात्रता के आधार पर घर मिले, राशन मिला, तमाम योजनाएं मिली, तो उसमें हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। लेकिन हम दोषी हैं, हमको इल्जाम दिया जाता है, आरोप है हमारे ऊपर कि हम मुस्लिम विरोधी हैं। हाँ। सारे कानून हम लाएंगे जी, हम सारे लोगों के वेलफेयर की बात करेंगे, लेकिन ये तो विपक्ष के लोग हैं, घूम घूम के वही रोना रोते हैं। अरे भाई, लुटेरे आप हैं, लूटा आपने है, 4-4 बार सरकारें बनाई, आपने वेलफेयर क्यों नहीं किया इनका? आज इस हाशिए पर पड़े हुए मुसलमान को उत्थान और उसका कल्याण करने की बात आदरणीय मोदी सरकार ने की है, लगातार की है। और मोहसिन रजा जी, देखिए अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि सड़कों पर उतर आएंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे साथ फैजी जी है, डॉक्टर फयाज अहमद है। फैजी जी, AIM PLB के जो अध्यक्ष, उन्होंने चेतावनी भी दे दी है, अगर इस तरह का ये बिल लाया गया तो उसको लेकर उन्होंने चेतावनी दे दी है, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी चेतावनी का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी अलविदा जुमे के दिन और ईद के दिन इन लोगों ने कोशिश किया, जंतर मंतर पे कोशिश किया। 14 साल 18 साल की बच्चियों को बुर्का पहना के वहां बैठा रहे हैं। मदरसे से बच्चे ले आ रहे हैं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ मदरसों से बच्चे ले आ रहे हैं, बाकी जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं वो नेता पहुंचे, उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। उसमें पसमानदा समाज, देखिए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज एक बड़ा संगठन है जो तकरीबन 1 दर्जन राज्यों में काम कर रहा है। उसने लगातार एडवाइजरी निकाल रहा है, उसको रिन्यू कर रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि इस तरह के धरना प्रदर्शन में नहीं जाना है। बिल जो है पार्लियामेंट में, उसमें बहस होगी, जब बिल पे कोई इस तरह की बात होगी तो हम संवैधानिक तौर से वो करेंगे। तो इनका जो टाइम फिक्स हो चुका है। कोई मुस्लिम समाज का 90% जो पसमानदा है वो उसमें नहीं जा रहा है, उनके बच्चे नहीं जा रहे हैं। बाकी मदरसों से कुछ बच्चों को उठा के ला रहे हैं, बाकी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जाके भीड़ लगा रही, हो अल्लाह कर रही है। तो ये पूरा देखिए मैं एक बात कह दूं, बिल्कुल रमजान ऐसे महीने का इन लोगों ने राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। अशराफ वर्ग जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लीड कर रहा है। दूसरा, अलविदा जुमे, ईद को, मस्जिद को ये लोग सियासत का अखाड़ा बनाने का प्रयास करें। अगर मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे काली पट्टी बांध के मस्जिद में, ईदगाह में गए हैं, कहीं को कोई बात हो गई
पुलिस की तरफ से या कुछ इस तरह से कोई भगदड़ मच गई या रस्साकसी आपस में तसादुम हो गया, इसका कौन जिम्मेदार होगा? छोटे छोटे बच्चों को काली पट्टी बना के ले गए, तो इनका हवा निकल चुकी है और सिर्फ ये जो है न कारखाने में तुती की तरह है और कुछ होना नहीं है। बिल पास होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और वक्त संशोधन बिल को लेकर अगर बात की जाए सरकार की, तो जो रवैया है वो बेहद सख्त है इस बिल को लेकर। सीएम योगी ने भी इसको लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेंगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सबकी डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बनाकर के ब्लैकमेलिंग ये लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खासतौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे? आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। तो सरकार का जो रवैया है वो बेहद सख्त है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, और कहा जा रहा है कि इस बार के सत्र में सरकार का पूरा प्रयास होगा कि वो इसे पास करा ले। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड ने कई बड़ी ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर अपना दावा पेश किया है। इसको लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप वो रिपोर्ट देख लीजिए। वक्फ इसका मालिक है। जिस जमीन में बोर्ड गड़ जाए तो समझो कि आपको कहीं न्याय नहीं मिलने वाला है। जिस बोर्ड ने गाड़ा उसी के ट्रिब्यूनल में ही आपकी सुनवाई हो सकती है, बाकी देश की किसी भी अदालत में नहीं। ऐसे एक दो नहीं, हजारों मामले सामने आए हैं। चलिए वक्फ बोर्ड की ताकत से आपको रूबरू कराते हैं और साथ ही मनमानी से भी। वर्ष 2022, राज्य तमिलनाडु, गांव थिरुचेंगई, आबादी ये हिंदुओं का गांव था और वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये पूरे गांव की जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है। और इसी गांव में 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी वक्फ बोर्ड ने अपना बताया। वर्ष 1950, जगह बेंगलुरु, स्थान ईदगाह मैदान। वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि पूरा जो मैदान है वो वक्फ की जमीन है, यानी कि वक्फ की संपत्ति है। मामला वर्षों ट्रिब्यूनल पर चलता रहा। वर्ष 2023, राज्य गुजरात, जगह सूरत नगर निगम, और यहां पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये जमीन वक्फ की जमीन है। सूरत नगर निगम को वक्फ की संपत्ति मानने के पीछे वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया कि मुगल काल में ये सराय के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि अब ये जमीन वक्फ की हो गई। मतलब कुछ भी बताकर किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन घोषित कर देना आम बात हो गई थी और सामने वाला सिर्फ और सिर्फ परेशान होता रहे। मनमानी की कहानी यही नहीं रुकती, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, जगह कोलकाता, स्थान टॉलीगंज क्लब। वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि पूरा जो क्लब है वो वक्फ की जमीन पे आता है। विवाद वर्षों, मामला ट्रिब्यूनल में चलता रहा। इतना ही नहीं, बेंगलुरु के आईटीसी विंसर होटल भी विवादों में रहा है। पुरातत्व विभाग की 300 इमारतों को भी वक्फ बोर्ड अपनी बताता रहा है। इस तरह की संपत्ति होने का जब दावा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार को रोज रोज के इन विवादों से बचने के लिए संतुलन कायम करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो सही सिर्फ हो नहीं,
दिखती भी हो, क्योंकि जो डीएम हैं, जो जिलाधिकारी हैं, अब आने वाले दिनों में वही इन सभी मामलों के जिम्मेदार होंगे। वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में यह जमीन सिर्फ और सिर्फ 4 लाख एकड़ थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान थे। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड है, यानी कि 30 नहीं कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। तो रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के पास है। मोहसिन रजा जी, जिस तरह से विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन अब कल 12 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा और पूरी कोशिश है सरकार की कि इसे पास करा दिया जाए। क्या आपको लगता है कल इस बिल को लेकर जो हंगामा है, एक बार फिर से विपक्ष जो है वो हंगामा खड़ा करने की कोशिश करेगा? क्या चुनौती भरा दिन है कल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, उन्हें अच्छी तरह से पता है कल ये बिल जाएगा सदन में और चर्चा होगी, उसके बाद ये पूर्ण बहुमत से पास होगा, क्योंकि जो और सांसद हैं, मेरा मानना है चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, कोई भी हो, मुस्लिम दबे कुचले पिछड़े लोगों का वोट लेकर तो आते हैं ना। अगर वो भागेंगे तो कम से कम हमारा मुस्लिम समाज देखेगा तो कल सदन में हम बिल तो हम पास करेंगे, हमें पता है पूर्ण बहुमत से पास होगा, क्योंकि ये हमने अपने लिए नहीं हम पास कर रहे हैं। ये दबे कुचले पिछड़े हमारे मुस्लिम समाज के उत्थान और उन लोगों के साथ में जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनकी प्रॉपर्टियां वक्त में दर्ज कर दी गई, गलत तरीके से उनको दिया जाएगा। जैसा कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि जिसकी संपत्ति चाहोगे आप वक्त में दर्ज कर दोगे, तो तभी तो 1,30,000 हो गई। अरे भाई, देश आजाद हुआ था, आजादी के बाद सारे मुसलमान लगभग चले गए, तो सारी संपत्तियां उनको वहां दे दी गई। इतना बड़ा पाकिस्तान भी तो भारत का ही हिस्सा है, वो भी तो आपको दिया गया, तो ये वाली जमीन के एवज में वहां दिया गया था। तो इतने वक्फ हो कैसे गए हमारे देश में? इनको किसने रजिस्टर किया? ये 1955 के बाद ही तो दर्ज किए गए ना, जब आपने कानून बनाया और ऐसा कानून लचर पचर बना दिया कि अमेंडमेंट भी जो लाए तो उसमें भी आपने वो त्रुटि ठीक नहीं की, कर दी होती तो लोगों का वेलफेयर भी हो जाता और लोगों को अन्याय के जहां पे न्याय मिल जाता। जो लोग वक्फ बोर्ड के चक्कर लगाकर जिनके कई परिवार बर्बाद हो चुके होंगे लाखों की तादाद में पूरे देश में, ऐसे परिवार भी होंगे जिनकी संपत्तियां जबरदस्ती दर्ज हुई। तो ये भाई इंसाफ देने का कल दिन है। और मुसलमानों के लिए मैंने कहा कि मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस है कल, बिल्कुल ये हरफों से लिखा जाएगा। मैं टैगलाइन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पहली बार देश में ऐसा होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका डर दिखाया विपक्ष ने हमेशा, वही आज मुस्लिम कल्याण के लिए खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि इनका हक जिन्होंने छीना है वो मुसलमान लोग हैं, वो विपक्ष के लोग हैं, और वो परेशान हो रहे हैं जिन्होंने इनकी संपत्तियां अर्जित करके। एक बात और कहना चाहूंगा, अखंड जी भी है, हमारी बात समझेंगे। मेरा कहना यह है कि वक्फ बोर्ड के पास जब जाइए तो वहां एक और रोना होता है। जब मैं मंत्री था तो मैंने देखा कि लोग आते थे, 15-15, 20-20 लोग आकर बैठते थे कि साहब हमको तनख्वाह नहीं मिली। अखंड जी, वो लोग कहते थे कि मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही है और मैं 36-36 महीने से काम कर रहा हूं। और जब उनके घर के हमने सर्वे कराए तो 3-3, 4-4 मंजिला घर बने हुए हैं, हर एक के पास फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में या बड़े अच्छे स्कूलों में। ये किसके पैसे से पढ़ रहे हैं? कहां से पैसा आ रहा है? जी, ये वक्त की संपत्तियों से ही तो धन। भाई हम बताएं आपको कि जो कह रहे हैं ना कि दरगाहें ले लेंगे, खानकाहें ले लेंगे, ये सही बात है कि हम ले लेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं लेंगे, सरकार अपने लिए नहीं लेगी, ये मुसलमान जनता के लिए वापस लेगी कि वहां की आमदनी जो है वो दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों तक, हमारी बहनों तक, हमारे भाइयों तक पहुंचाने का काम करेगी सरकार, हमारे प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। क्योंकि ये तो सीधे डायरेक्टली अपने हाथ से जिसको चाहा मुतवल्ली बना दिया, जिसको चाहा हटा दिया। अभी मैं कई बोर्ड देख रहा था कि कई बोर्ड पे लिखा हुआ था कि सूचना मुतवल्ली की तरफ से, मतलब प्रबंधन कमेटी का जो मैनेजर है वो लिख रहा है कि ये संपत्ति हमारी है। अरे भाई, तुमको किसने ये अधिकार दे दिया कि तुम किसी संपत्ति में 2 बोर्ड गाड़ दोगे और कह दोगे हमारी? जी मोहसिन जी, और शायद यही वजह है कि लगाम लगाने के लिए ही जी सबसे ज्यादा इसमें मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वही इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको ठेकेदार बनाया है क्षेत्रीय पार्टियों ने या कांग्रेस ने। वही उनके लिए वोट मांगने जाते हैं, उन्हीं को ताकतवर बना के और उनका दबदबा कायम रखना चाहते हैं, जैसे कुछ अपराधियों का दबदबा कायम रखा था, ऐसे ही मुस्लिम के कुछ धर्मगुरुओं का दबदबा दबे कुचले मुसलमानों पर बना के रखो, जो ये कहे वो मानो।
बिल्कुल, और इसी मनमाने रवैये को रोकने के लिए शायद इस तरह का जो संशोधन है वो इस बिल में लाया जा रहा है। आपने बहुमत की बात की, एक बार जल्दी से जरा उस बहुमत को भी समझ लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करें, जिसको लेकर लगातार जो जिक्र है वो हो रहा है, किस तरह से अगर बहुमत की बात लगातार हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुमत की वजह से जो ये बिल है उसको पास कराने में जो मुश्किलें हैं वो। लोकसभा में क्या है नंबर गेम? लोकसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ जो है 542 है, अगर लोकसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ की बात की जाए, और लोकसभा की स्थिति 240 सदस्यों के साथ बीजेपी इस समय सबसे बड़ी जो पार्टी है वो है। अगर बहुमत की बात करें तो वहां पर भी जो पल रहा है वो सरकार का भारी दिखाई दे रहा है। जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं, बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की कुल संख्या 293 है, 293 संख्या एनडीए की जो कुल संख्या, और बार बार कहा जा रहा था कि जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे, लेकिन अब वो भी तस्वीर साफ हो गई है। बिल पारित कराने के लिए 272 की जो संख्या है लोकसभा में वो जरूरी है, और इसी को लेकर लगातार जो चर्चा है वो हो रही थी। विपक्षी गठबंधन के सभी दलों को मिलाकर 233 मेंबर हैं। लोकसभा का जो नंबर गेम है वो हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अगर बहुमत को देखा जाए तो वो भी बिल्कुल साफ है। अब हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में सदन की स्ट्रेंथ 236 सदस्यों की है, और आपको बताते चले कि बार बार उन 6 सदस्यों को लेकर बात हो रही है जो नामित होते हैं, लेकिन उसको लेकर भी क्या नंबर गेम है। बीजेपी के राज्यसभा में 98 कुल जो मेंबर है वो है, और बार बार ये बात कही जा रही है कि जब बहुमत की बात आती है तो उसमें भी पलड़ा जो है सरकार का भारी दिखाई देता है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की कुल संख्या 115, बीजेपी की अगुवाई वाले जो एनडीए है उसकी संख्या 115 है। यहां पर जब हम राज्यसभा का नंबर गेम देखते हैं, राज्यसभा में 6 मनोनीत सदस्यों को भी एनडीए को समर्थन, जो मनोनीत सदस्य जिनको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनका भी जो समर्थन है वो एनडीए की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और बार बार टीडीपी को लेकर, जेडीयू को लेकर और तमाम जो सहयोगी पार्टी उन्हें लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्यसभा में बिल पारित कराने के लिए जो बहुमत है, विपक्षी गठबंधन के सभी दलों को मिलाकर 58 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में है। यहां पर भी अगर नंबर गेम पर हम नजर डालें तो एनडीए जो है, सरकार जो है वो यहां पर सीधे तौर पर उसे बहुमत मिलता हुआ दिखाई देता है। अखंड जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और नंबर गेम की बात अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर दीप्ति ये साफ दिख रहा है कि सरकार को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली है। 293 संख्या लोकसभा में दिखाई दे रही है, 115 राज्यसभा में दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जितनी चाहिए उतनी है, उससे ज़्यादा है, और ये स्थितियां अगर हैं तो कांग्रेस या जो भी विपक्षी दल हैं, सारे गठबंधन, चाहे इंडी गठबंधन हो या उससे बाहर के जो दल हैं वो सभी मिलके भी अगर इसके रोकना चाहेंगे तो बस वो इतना कर सकते हैं कि सदन में खड़े होकर वो विरोध कर सकते हैं। विरोध करने के अलावा जो हमें समझ में आता है, जो पिछला कुछ समय की जो परपार्टी दिखाई दे रही है संसद में, कि वो वॉकआउट कर जाते हैं, अक्सर चर्चा पे एक आरोप लगाते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं। यही कल देखने को ज्यादातर उम्मीद है कि मिलेगा जब वोटिंग का वक्त आएगा। हालांकि 8 घंटे समय की मांग की जा रही, उससे ज्यादा बढ़ा के 12 घंटे करने की मांग हो रही थी, लेकिन 8 घंटा अगर चर्चा की जाए, सार्थक चर्चा की जाए तो बहुत ज्यादा है। अगर चर्चा ही न करनी हो हल्ला करना हो तो वो 8 नहीं 8 दिन भी कम है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर फयाज भी है। एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी, संक्षेप में दीजिएगा। कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, फयाज जी। बिल्कुल, भारतीय जहां तक मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का प्रश्न है, कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को सामने रखते हुए मुस्लिम समाज के ओबीसी मुसलमानों को भी उसमें भागीदारी देने की बात हो रही। तो मुस्लिम समाज के सामाजिक न्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से और वक्फ के जो प्रबंधन का जो मिसमैनेजमेंट था उसको सुदृढ़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कल का दिन बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। बिल्कुल, मोहसिन रजा जी, डॉक्टर फयाज, अखंड प्रताप शाही, आप तीनों हमारे साथ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में शामिल हो, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, जिसका इंतजार सभी को था। 12 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा और सरकार की पूरी कोशिश है कि इस बिल को कल पास करा लिया जाए। बिग न्यूज बिग एनालिसिस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।